सियासत में कुछ कहानियां फसाने नहीं होती, वो इतिहास की दीवार पर कील की तरह धंस जाती हैं। साल 1977 से 1990 के बीच भारतीय राजनीति में जो हुआ वो किसी महाकाव्य से कम न था। दिल्ली में पार्टी टूट रही थी, बंबई में सूरज उग रहा था, ग्वालियर में एक राजा रास्ता रोक रहा था, विदिशा में जनता किसी बाहरी को भी अपना बना लेती थी और मालवा में दो दिग्गज एक दूसरे को मात देते देते खुद किस्मत के हाथों मात खा गए। और इन सब के बीच एक कवि हृदय नेता कह रहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और यहीं से होती है उस भगवा दल की शुरुआत जिससे देश के अधिकतर राज्य फिलहाल पुते दिखाई देते हैं। उन्हीं में से एक मध्य प्रदेश भी है जो लगभग 2.5 दशक से भगवामय है। लेकिन ये सफर भाजपा के लिए इतना आसान नहीं था, ये कभी कांग्रेस का गढ़ था। आज भाजपा का अभेद किला। सवाल है कि यह किला बना कैसे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह। आज के किस्से कहानियों के 8वें एपिसोड में बात मध्य प्रदेश में भाजपा के राज की। सियासत भी अजीब होती है। आज साथ खड़े लोग कल एक दूसरे के सामने खड़े मिलते हैं। साल था 1977। मंच पर 4 रंग थे, जनसंघ, समाजवादी, जनता दल और कांग्रेस ओ। सामने थे जयप्रकाश नारायण और उनके भरोसे से पैदा हुई जनता पार्टी। देश ने इमरजेंसी के खिलाफ इस गठजोड़ को सिर आंखों पर बैठाया। सरकार बनी, उम्मीदें बनी, लेकिन सरकार के भीतर एक सवाल धीरे धीरे बारूद बनकर पक रहा था। आरएसएस की दोहरी सदस्यता। जनसंघ के नेता कहते, हम अपनी जड़ों से कटकर कैसे चलें। दूसरे दल के कहते, एक नाव में 2 पतवारें नहीं चल सकती। मीटिंग पे मीटिंग हुई, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप और 1.5-2 साल में ही गठबंधन की चमक फीकी पड़ गई। आखिरकार जनता पार्टी उसी मुद्दे पर 2.5 साल में बिखर गई। 4 अप्रैल 1980 दिल्ली की दोपहर जनता पार्टी ने जनसंघ को अलग कर दिया। अब सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, अब क्या। अगले ही दिन 5 अप्रैल को फिरोज शाह कोटला के मैदान में लोग गुस्सा, दर्द और बहुत सी उम्मीदों के साथ इकट्ठा हुए। 6 अप्रैल 1980 को ऐलान हुआ भारतीय जनता पार्टी का। अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी और उनके साथ महासचिव की पंक्ति में लाल कृष्ण आडवाणी, सिकंदर बख्त और सूरज भान। 8 महीने बाद पार्टी ने अपना पहला अधिवेशन बंबई में अरब सागर के किनारे किया, जो 3 दिनों तक चला। जिस पार्टी की 8 महीने पहले तक कोई पहचान नहीं थी, उसके सदस्य अब 25 लाख पहुंच चुके थे। लोग कहते थे, और जिस गैर जनसंघी नेता को यहां अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, उसका नाम था मोहम्मद करीम छागला। छागला प्रख्यात कानूनविद थे। वे मोहम्मद अली जिन्ना के साथ वकालत कर चुके थे, बंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे, जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी रहे। छागला इमरजेंसी के कट्टर विरोधी थे। बंबई अधिवेशन के अपने भाषण में उन्होंने जो कहा वह भविष्यवाणी 16 साल बाद सच साबित हुई। छागला ने कहा, कौन कहता है कि कांग्रेस का विकल्प देश में नहीं है? कौन कहता है कि इंदिरा गांधी का विकल्प नहीं है? यहाँ दोनों विकल्प मेरे सामने हैं, भाजपा कांग्रेस का और अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी का। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का जो भाषण हुआ वह ऐतिहासिक था, जब उन्होंने कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। तब ये बात लोगों को शायद कल्पना लगी होगी, लेकिन शायद किसी ने ये सोचा होगा कि कभी हृदय नेता 1997 में लाल किले पर प्रधानमंत्री के तौर पर तिरंगा फहराएगा। दिल्ली में पार्टी खड़ी हो रही थी, पर मध्य प्रदेश में हालात अलग थे। यहाँ भाजपा के अंदर ही खेमे बन गए थे। सकलेचा अनुभवी थे, सुंदरलाल पटवा उभरते सितारे, बीच में
कैलाश नारायण, लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे ईमानदारी से पार्टी का झंडा थामे रहे। 1980 के विधानसभा चुनाव आए, जनता ने भाजपा को कड़ी झाड़ लगाई। लोकसभा में पार्टी सिर्फ 4 सीटें लाई, वोट प्रतिशत फिसलकर 31% पर आ गया। 3 साल पहले यही आंकड़ा 58% का था। विधानसभा में सदस्य घटकर 60 रह गए, लेकिन पटवा का मिजाज वही, कम सीटें हो या ज्यादा, लड़ाई पूरी ताकत से। हर साल वे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर विधानसभा पहुंच जाते। भले प्रस्ताव पास न होता हो, पर संदेश साफ था, हम कम हैं पर रुके नहीं हैं। और यही शुरुआत थी एक ऐसी राजनीतिक यात्रा की जिसने आगे चलकर पूरे मध्य प्रदेश का नक्शा बदल दिया। 1984 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए वही कठिन परीक्षा थी। अटल बिहारी वाजपेयी कभी दिल सियासत के उस्ताद अपने गृह नगर ग्वालियर से मैदान में उतरते हैं। कांग्रेस की चाल से अपनी ही सीट पर कैद होकर रह जाते हैं। अटल जी लिखते हैं, मैं कोई सुरक्षित पनाहगाह ढूंढने ग्वालियर नहीं गया था। दिल्ली की सीट पर जितना वक्त देना चाहिए दे नहीं पाया। देश भर का प्रचार मेरे सिर पर था। दिल्ली संगठन कमजोर था, मेहनत चाहिए थी, लेकिन वक्त नहीं था। पार्टी ने कहा, आप 1971 में ग्वालियर से जीत चुके हैं, वहीं का खून है, हवा है, लोग हैं, आप फिर जीत जाएंगे। अटल मान गए, पर ऐन वक्त पर माधवराव सिंधिया चुपचाप ग्वालियर से नामांकन भर देते हैं। कांग्रेस की चाल नर्म भी, नफीस भी, लेकिन बेहद नुकीली। मकसद साफ था, अटल बिहारी को ग्वालियर में रोक दो, वो बाकी सीटों पर प्रचार के लिए ना जा पाएं, उनका कद देश भर में ना फैल पाए। अगर अटल जीतते हैं तो सिंधिया के विरोधी गुट खुश होते हैं, अगर हारते तो पूरे विपक्ष की रीढ़ टूट जाती। दोनों सूरत में फायदा कांग्रेस का होता। नतीजा आया तो अटल हार गए। अटल जी ने कहा, अगर राजा दरवाजे पर आकर वोट मांगे तो ना कहना आसान नहीं होता। फिर साल आया 1991 का। जिस तरह 1984 में कांग्रेस ने अटल को ग्वालियर में बांध दिया था, उसी तरह 1991 में कांग्रेस खुद विदिशा में फंस गई। अटल जी को आखिरी लम्हे में विदिशा से नामांकन दाखिल करना पड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार और उनके समर्थक तिलमिला उठे। इतना गुस्सा कि रोड शो में पत्थर फेंक दिए गए। अटल को बाहरी कहकर मुहिम चलाई गई, लेकिन नतीजा आया तो अटल बिहारी जीत गए। 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी एक साथ लखनऊ और विदिशा दोनों सीटें जीत लेते हैं, लेकिन संसद में तो एक ही सीट रखी जा सकती थी। अटल ने जब विदिशा छोड़ी तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मुहर लगाई और यहीं से शिवराज की किस्मत बदल गई। शिवराज इससे पहले 1990 में बुधनी से विधानसभा का चुनाव 22,000 वोट से जीत चुके थे। उनकी पैदल यात्राएं, गांव-गांव का सफर, धूल धक्कड़ में लोगों से मिलना, जनता उन्हें प्यार से पांव पांव वाले भैया कहती थी। शिवराज का पहला बड़ा चुनाव लड़ाया था राघव जी ने। वो खुद विदिशा से लोकसभा लड़ते थे और बुधनी में एक मजबूत चेहरा खड़ा करना चाहते थे। उन्हें वह चेहरा शिवराज में दिखा। पार्टी को समझाया, मनाया और शिवराज को पहली बार वहां से टिकट दिलाया। लेकिन शिवराज कुछ ही दिन विधायक रहे, क्योंकि अटल ने विदिशा छोड़ी और शिवराज सीधे संसद पहुंच गए। राघव जी फिर राज्यसभा चले गए। विदिशा के लिए जानकार कहते थे कि यहाँ सियासत की रगों में हिंदुत्व बहता है। ये सीट आज़ादी के बाद से ही हिंदूवादी संगठनों का किला रही। कांग्रेस यहाँ सिर्फ 2 बार जीती, 1980 और 1984। वह भी तब जब देश इंदिरा गांधी की हत्या के सदमे में डूबा हुआ था। यहाँ हिंदू महासभा का इतना असर था कि रामनाथ गोयनका जैसे बाहरी लोग भी चुनाव जीत जाते थे। ये वह दौर था जब मध्य प्रदेश बीजेपी 3 टुकड़ों में बटी खड़ी थी। यहाँ 2 धुरंधर सुंदरलाल पटवा और वीरेंद्र सखलेचा जन्म से ही सियासी प्रतिद्वंदी थे। दोनों मंदसौर के, दोनों महत्वाकांक्षी और दोनों एक दूसरे को पटखनी देने में कभी नहीं चूकते थे। 1900
1982 में सकलेचा पर भ्रष्टाचार के बादल घिरने लगे। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए। सकलेचा को लगा कि भाजपा उन्हें इस सियासी तूफान में तन्हा छोड़ रही है। 1984 में पार्टी ने अनुशासन भंग का ठप्पा लगाया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। सकलेचा का गुस्सा भड़क उठा। उन्हें लगा जिन लोगों को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था वो तमाशा देखते रह गए। सकलेचा ने 1985 में अपना दल बनाया। मध्य प्रदेश जनता पार्टी मालवा की कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन जनता ने उनके लिए दरवाजा बंद कर लिया। एक भी सीट नहीं जीत पाए। फिर आया साल 1984। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर चली। कांग्रेस के सामने कोई भी पार्टी टिक नहीं पाई। 1971 में जहां पार्टी की 22 सीटें थीं, वहीं 1984 में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीजेपी का मनोबल हिल गया। कुछ साल बाद सियासी तापमान थोड़ा ठंडा हुआ और 1990 में सकलेचा फिर भाजपा में लौट आए, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उनके बेटे ओम प्रकाश को भी भगवा पट्टा नहीं उड़ाया गया। गुस्साए सकलेचा ने विद्रोह शुरू कर दिया। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में वे आधिकारिक उम्मीदवार अग्रवाल के खिलाफ खड़े हो गए। नतीजों में सकलेचा को हार मिली। 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 6 महीने टल गया। जब चुनाव हुआ तो मैदान में थे कैलाश जोशी बनाम लखीराम। लखीराम को पटवा और कुशाभाऊ ठाकरे का पूरा समर्थन था और उन्होंने 224 वोटों से जीत दर्ज कर ली। जोशी को सिर्फ 98 वोट मिले और लाइटें किसी और पर पड़ रही थीं। सकलेचा ने अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन सियासत कभी किसी की नहीं होती, वो उसी की होती है जो सही वक्त पर सही जगह खड़ा हो। सकलेचा धीरे धीरे सियासी मंच के नेपथ्य में चले जा रहे थे। 1956 मंदसौर में छोटे से गांव में जन्मा एक लड़का जो खुद कहता था कि मैं राजनीति में गलती से आया हूं, लेकिन जब आया तो अपने राजनीतिक दुश्मनों को एक एक करके ठिकाने लगा दिया। बात सन 1956 की है। एक दिन कुशाभाऊ ठाकरे मंदसौर दौरे पर गए तो पटवा से मिलने उनके घर पहुंच गए। ठाकरे ने पटवा से विधानसभा चुनाव में मनासा से लड़ने के लिए कहा। पटवा ने पारिवारिक वजह बताकर चुनाव लड़ने से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे अड़ गए और आरएसएस के नेताओं से दबाव डलवाना शुरू कर दिया। पटवा ठहरे अड़ियल, माने ही नहीं, तो जनसंघ की ओर से रामचंद्र बसेर को मनासा से उम्मीदवार तय कर दिया गया, लेकिन राजनीति पर्दे के पीछे भी खेली जा रही थी। पटवा जब चुनाव फॉर्म भरवाने रामचंद्र बसेर के साथ पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने डमी उम्मीदवार के तौर पर उन्हें पेश कर दिया। नामांकन की जांच हुई, सारे फॉर्म सही पाए गए तो पटवा बोले आज ही नाम वापस ले लूं क्या, लेकिन कार्यकर्ताओं ने रोक दिया और बोले अभी तो बहुत समय है। लेकिन बसेर ने किसी बड़े नेता के इशारे पर अचानक अपना नामांकन वापस ले लिया। पटवा को सूचना मिली कि अब आप ही जनसंघ के इकलौते उम्मीदवार हैं। पटवा ने तत्काल कहा मैं नहीं लड़ूंगा। घर में भी विरोध था क्योंकि पिता उन्हें चुनाव नहीं लड़वाना चाहते थे। लेकिन जब पटवा से कहा गया कि क्या आप चाहते हैं कि जनसंघ का कोई भी उम्मीदवार मैदान में न रहे और कांग्रेस को निष्कंटक मैदान मिल जाए, तो पटवा सहमत हो गए। सहमत क्या हुए, चुनाव ही जीतकर विधायक बन गए, क्योंकि पूरा मंदसौर जनसंघ का गढ़ माना जाता था। कहा जाता है कि कुशाभाऊ ठाकरे ने तय कर लिया था कि पटवा का जनसंघ की राजनीति में बहुत उपयोग है और वे उन्हें हर कीमत पर सक्रिय करना चाहते थे। इसके बाद तो पटवा निरंतर जनसंघ और फिर भाजपा में बढ़ते ही गए। ठाकरे ने निस्वार्थ रूप से पार्टी के लिए कई नेता तैयार किए। बिना किसी महत्वाकांक्षा के ठाकरे राजनीति में ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका विकल्प ढूंढ पाना असंभव सा होता है। सादगी की प्रतिमूर्ति। ठाकरे की कुल संपत्ति में माता पिता की 2 तस्वीरें और 2 जोड़ी धोती कुर्ते ही थे। दिल्ली में भी जब वे रहे तो बंगले के सिर्फ एक कमरे का उपयोग करते थे, बाकी पूरे में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के काम के लिए छोड़ दिया था।
ठाकरे कुशल प्रशासक और प्रबंधक थे। जनसंघ का आधारभूत संगठन खड़ा करने के साथ साथ वे व्यवस्थित कार्यालय संचालन में भी रुचि रखते थे। आय व्यय पत्रक, प्रतिदिन आने वाले समाचार पत्रों की फाइलें तैयार करना, यहाँ तक कि टेलीफोन डायरेक्टरी कैसी हो, इन सब कामों में व्यक्तिगत रुचि लेना ठाकरे जैसे नेता के ही बस की बात थी। कुशाभाऊ ठाकरे इतने सज्जन थे कि कई बार उनकी सज्जनता के किस्से किंवदंतियां बन गए। एक बार कुशाभाऊ ठाकरे को भोपाल से सागर कार द्वारा जाना था। रास्ते में उन्हें कई जगहों पर कार्यकर्ताओं से मिलना था। वाहन की समस्या थी क्योंकि मालाड कार्यालय की जो कार थी वह पुरानी थी। ठाकरे उस पुरानी गाड़ी से ही सागर के लिए रवाना हो गए। रायसेन के पास तेज बारिश होने लगी। दरगाह के पास एक पुलिया पर पानी के कारण जाम लग गया। ठाकरे ड्राइवर को बगैर बताए धीरे से लघुशंका हेतु उतर गए। इस बीच जाम खुल गया और ड्राइवर गाड़ी लेकर आगे चल दिया। ठाकरे जब लौटे तो गाड़ी नहीं थी। वे बहुत परेशान हुए। उन्होंने एक ट्रक वाले से आग्रह किया और सवार हो गए। उधर सागर में जैसे ही उनकी कार पहुंची तो सभी कार्यकर्ता दौड़ कर कार के नजदीक आए, पर अंदर ठाकरे नहीं मिले। फिर क्या था, ड्राइवर की शामत आ गई। विवाद चल ही रहा था, तभी ठाकरे अचानक एक ट्रक में से उतरते हुए दिखाई दिए और उन्होंने ड्राइवर को कार्यकर्ताओं के कोप से बचाया। यह विषय 1 घंटे तक चलता रहा। ठाकरे ने मामले का पटाक्षेप करते हुए कहा कि गलती मेरी है। जब मैं लघुशंका के लिए उतरा तो मुझे इससे कहना चाहिए था। अध्यक्ष के नाते दिल्ली में कुशाभाऊ ठाकरे को तिलक मार्ग पर एक निवास मिला था। उस मकान में गर्मी के कारण ठाकरे ने एक कूलर लगाने को कहा। सेवकों को लगा कि कूलर से नहीं एसी से ही दिल्ली की गर्मी से निजात पाई जा सकती है, इसलिए एसी लगा दिया गया। बहुत दिनों तक ठाकरे ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे तो पंखे में ही संतुष्ट थे। एक दिन सुंदर सिंह भंडारी के भतीजे दत्तपाल सिंह भंडारी किसी काम से ठाकरे से मिलने गए। भीषण गर्मी थी, इसलिए ठाकरे ने सेवकों से कहा, दलपत आया है, जरा कूलर चला दें। दलपत बोले, ये तो एसी है, कूलर कहाँ है? और जैसे ही ये बात कुशाभाऊ ठाकरे को पता चली, वो खूब नाराज हुए। ऐसे थे कुशाभाऊ ठाकरे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की कहानी की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए पब्लिक वाणी के साथ। मिलते हैं अगले रविवार रात 9 बजे। धन्यवाद।